ओके, हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो सीएसआर नेट दिसंबर 24 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है, एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुकी है। बट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से एस्पिरेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सीएसआर नेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़े से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इसलिए 2024 का जो बुलेटिन है, ठीक है, इसके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, सीएसआर 2024 का बुलेटिन अभी रिलीज हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने एक्चुअली ये वीडियो भी लाने का सोचा है, क्योंकि इस वीडियो से क्या होगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो अपीयर्ड है, बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनका रिजल्ट अवेटेड है, या बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनके परसेंटेज कम है, उनको पता चल पाए कि वो एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन से एस्पिरेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो आपका एमएससी का परसेंटेज, मास्टर्स का परसेंटेज 55% चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो परसेंटेज है एमएससी का, मास्टर का परसेंटेज, पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज 55% चाहिए। ठीक है, तो आप इस स्टेज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से बिलोंग करते हो, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन हो, यानी 50% पे भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सेकंड है, ये तो हमने ऊपर वाली जो बात करी, जो पास आउट स्टूडेंट की बात हुई है, जिन्होंने एमएससी पास आउट करके बाहर निकल गए हैं, जिनको 6 महीने हो चुके हैं, जिनको 1 साल हो चुका है, उनकी बात की गई है। अब अपीयर्ड स्टूडेंट की बात करते हैं। जो लोग अपीयर्ड है, अब बहुत सारे एस्पिरेंट एमएससी फर्स्ट ईयर में होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट एमएससी सेकंड ईयर में होंगे। तो कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स ऑफ कैंडिडेट हु आर अपीयर फॉर द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर, यानी वो थर्ड सेम या फोर्थ सेम के अंदर होना चाहिए। अगर आप एमएससी थर्ड सेम और फोर्थ सेम के अंदर हो, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप जब क्वालिफाइड हो जाओगे, तो अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर हो तो आपको 55% चाहिए होगे, और अगर आप कैटेगरी में आते हो, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो या फिर एससी एसटी में जाते हो, तो 50% आपको चाहिए होगे आफ्टर क्वालिफाई। यानी आपको अगर आपका रिजल्ट लग जाता है तो 2 इयर्स का आपको टाइम दिया जाता है कि आप कंप्लीट करो, बट आपका परसेंटेज जो है वो 55% ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50% है ओबीसी एससी एसटी के लिए। 50% का 50% आपके चाहिए होगी। तो अगर आपने मान के चलो आप थर्ड सेम के अंदर हो और आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपका रिजल्ट लग गया, तो आप जब क्वालिफाइड होगे तो आपको क्राइटेरिया में बैठना पड़ेगा, यानी 55% के क्राइटेरिया में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फिर ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेट का। तो ये सेकेंड स्टूडेंट जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स है, थर्ड सेम स्टूडेंट आल्सो एलिजिबल एंड फोर्थ सेम स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए। सेकंड आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि अगर एमएससी, बहुत सारे एस्पिरेंट एमएससी कर रहे हैं अभी, है ना, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर वो नेट क्वालिफाइड होते हैं, मान के चलो सीएसआर जेआरएफ, एक तो जेआरएफ कैटेगरी है, आपके पास 3 कैटेगरीज है, आपके पास 3 कैटेगरीज है। कैटेगरीज 1 है जिसके अंदर जेआरएफ होने पर असिस्टेंट प्रोफेसर भी दिया जा रहा है और पीएचडी में एडमिशन भी दिया है ना। ठीक है, सेकंड है कैटेगरी 2 के अंदर आपको जेआरएफ यानी जेआरएफ फेलोशिप नहीं मिलेगी, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो और पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, थर्ड कैटेगरी के अंदर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो। तो मैं ये उन एस्पिरेंट के लिए बात कर रहा हूं जो एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर है, और सॉरी एमएससी थर्ड सेम के अंदर है और फोर्थ सेम के अंदर है, अगले साल वो क्वालिफाइड होकर बाहर निकल जाएंगे। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर मान के चलो वो ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन क्वालिफाइड होते हैं, मान के चलो कि उनकी प्रिपरेशन सही नहीं है और ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन क्वालिफाइड होते हैं, तो वही क्राइटेरिया है, आपको
55% यहाँ पे क्वालिफाइड करना पड़ेगा, और ओबीसी में होंगे तो आप ओबीएससी में हो तो 50% आपको एमएससी में चाहिए होगे, मास्टर में चाहिए होगे, तो आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो गए आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे नेट के नीचे जो मार्क्स आपको आ रहे हैं वो ओनली पीएचडी वाले आ रहे हैं। तो ये पॉइंट भी एक अच्छा है जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स है अभी उनके लिए, कि वो आगे चलकर वो हो सकता है पीएचडी करना चाहे सेम कॉलेज के अंदर, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड है थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताई ओनली पीएचडी, तो सेम क्राइटेरिया है 55% और 50% अगर कैटेगरी में होते हो तो, ठीक है। पीएचडी डिग्री होल्डर जो है, जो मान के चलो कि नेट देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, उसको भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। पीएचडी स्टूडेंट जो हो सकता है कि जो पीएचडी कर रहे हो बट नेट देना चाहते हैं, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है 55%, और कैटेगरी में है तो 50% आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे जब भी आप फॉर्म फिल करते टाइम आपको कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैंडिडेट आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट देयर एलिजिबिलिटी नॉट प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ऐसा नहीं कि अगर आप ओबीसी के अंदर हो तो आपको सर्टिफिकेट सेंड करना है या प्रिंट आउट उसकी सेंड करना है, ये देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो एनटीए बोल रहा है कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, सीएसआर बोल रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर बिलोंग करते हो तो आप फिल कर दो, ओबीसी के अंदर बिलोंग करते हो, एसटी के अंदर बिलोंग करते हो, आप फिल कर दीजिए, ठीक है। तो अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब आप क्वालिफाइड होते हो तो वो क्रॉस चेक करवाया जाता है कि आप कैटेगरी के अंदर हो। अगर क्रॉस चेक में अगर आपको जरा सा भी उनको दिखता है कि हाँ गलती हुई है या आपने ओपन होकर आपने कैटेगरी में फिल किया है, तो फिर वो कैंसिल कर देते हैं आपके इस सर्टिफिकेट्स को। ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए फॉर्म फिल करते टाइम आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप जनरल कैटेगरी में ही फिल करें, ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस में ही फिल करें, ठीक है। या अगर आप एससी एसटी से हो तो एससी एसटी में फिल करें, ठीक है। सर्टिफिकेट संभाल के रखें, उसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर अपलोड करने के लिए बोला तो अपलोड करना है हमें, ठीक है, और नहीं बोला तो उसको ध्यान रखना है अपने पास में, जब भी रिक्वायरमेंट होगी आपको वो पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड है एक लास्ट जो थर्ड पॉइंट है कि बीएससी फोर्थ ईयर वाले, जो जिनकी फोर्थ ईयर बीएससी होती है, बीएस होता है, ठीक है, या बीटेक होता है, वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अगर उनके 8 सेमेस्टर के अंदर 75% आते हैं। अगर वो ओपन कैटेगरी में है और 75% उनके 8 सेमेस्टर मिला के अगर 75% आते हैं तो एलिजिबल है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। और अगर एससी एसटी में आते हैं तो 70% पे एलिजिबल हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, तो आप एलिजिबल है 70% के ऊपर। तो 8 सेमेस्टर में आपको 70% और 75% चाहिए होगा जब आप एलिजिबल होगे इस एप्लीकेशन यानी नेट को देने के लिए, और नेट क्वालिफाइड होते तो फिर पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होगे। बट ऐसा नहीं कि आप 60% है आपका और आप फिल कर दे रहे हो तो फिर वो एक्सेप्टेड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का थोड़ा ऑप्शन मैंने समझाने के लिए किया कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा क्लियरिटी आपको मिली होगी कि आप एलिजिबल हो तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें। तो तीनों क्राइटेरिया आपको जब भी एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हो तो तीनों आपको पुट करना है, यानी आपको जब जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ओनली पीएचडी तीनों वाले ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली पीएचडी वाले ऑप्शन को चूज कर रहे हो या ओनली कैटेगरी 2 को चुन करें, तो आपको कैटेगरी 1 को ही चूज करना है। और कम मार्क्स होंगे तो फिर कैटेगरी में 2 में चले जाओगे, उससे कम मार्क्स होंगे तो कैटेगरी 3 में चले जाओगे। तो आपको चूज करना है तीनों को, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो तीनों को आपको चूज करना है। चलिए, पॉइंट समझ में आ गया है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कैसे फॉर्म फिल करना है उसके बारे में बताऊंगा, और एक अच्छी एक न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर जेआरएफ की एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन हुआ है। तो मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो वो रिलैक्सेशन के बारे में बहुत अच्छा एक अपडेटेड पॉइंट उन्होंने वहाँ पे रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका देने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस सेशन को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। चलिए, बाय बाय।